हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका जो चैप्टर होने वाला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पेपर में आरओ यारो में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, इस चैप्टर से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके जो रियल लाइफ है उससे ही रिलेट करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हर हमेशा चुनाव होता है, आप भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें अपने देश की राजनीति के बारे में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, पूरी तरह से आपका घटना चक्र का है, एक-एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो घटना चक्र का है। हर एक आर्टिकल और या हर एक स्टेटमेंट मैं आपको याद करवाने की पूरी तरह कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं आ पाता, काफ़ी सब्जेक्ट मैं ही अकेले करवाता हूँ। देखिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं ही आपको ये भी पीडीएफ बनाता हूँ, आपका करंट अफेयर का जो भी पीडीएफ होता है हर चीज़ मैं ही अकेले ही करता हूँ, इसीलिए वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाता है, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखेंगे। पहले हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। देखिए, अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता क्या है। देखिए, जैसे आप क्लास में जब आप पढ़ाई करते थे, जैसे आप 10th है, 12th है, इसमें पढ़ाई करते थे, तो वहां पर एक मतलब क्लास का एक स्टूडेंट नियुक्त होता था, मॉनिटर, एज ए मॉनिटर। वही मॉनिटर की आज हम बात करेंगे। और वो मॉनिटर को कौन नियुक्त करता था? वो मॉनिटर को टीचर नियुक्त करता था, एज ए, जैसे आज यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? प्रधानमंत्री को। तो आज हम उसी मॉनिटर के बारे में बात करेंगे और मॉनिटर के इर्द गिर्द जितने भी उसके साथ स्टूडेंट होते हैं, उसका एक गुट होता है ना, उसका एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो मॉनिटर कौन होंगे आज? आज प्रधानमंत्री उसके मॉनिटर होंगे। तो देखते हैं इनके बारे में। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संगठन कौन होते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संगठन आपके आरओ आईएएस के पेपर में, ये जो आईएएस का पेपर आया था 2022 में, वैसे तो 4 आपका लिखा जाता है, लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया। कौन का? उपमंत्री। उपमंत्री को समाप्त कर दिया गया। अब उपमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए आईएएस का जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था उसमें यही पूछा गया था कि भारत का संविधान मंत्रियों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। तो ये एकदम स्टेटमेंट आपका सही होगा। कितने श्रेणियों में विभाजित करता है? 3 श्रेणियों में। देखिए, आईएएस में क्वेश्चन आया है तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि भारत का संविधान कितने श्रेणियों में मंत्रियों को विभाजित करता है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। अब वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, याद रखते हैं। तो मंत्रिमंडल का, कैबिनेट मंत्री में जैसे आप रियल लाइफ में देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब कैबिनेट में आते हैं। मतलब एक टॉप मोस्ट पोस्ट होती है मंत्री की, परिषद की। तो याद रखेंगे वो कैबिनेट मंत्री होती हैं। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। ये भी देखिए, कैबिनेट मंत्री किसको अपना ये यहाँ पर मतलब जो भी कार्य क्रियाकलाप करते हैं तो वो प्रधानमंत्री को बताते हैं। तो ये भी राज्य मंत्री भी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट बताते हैं। ये जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। और राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल जी, ये क्या है? ये राज्य मंत्री हैं। तो ये क्या करती हैं? जैसे वो इनका जो डिपार्टमेंट है, वो जो उसमें एक कैबिनेट मंत्री होता है, उनके ये हेल्प के लिए होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री का थोड़ा सा ब्रॉड काम होता है, इसीलिए राज्य मंत्री की नियुक्त की जाती है ताकि उनके काम को और भी लोगों के द्वारा शेयर कर लिया जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हमारे यहाँ 3 श्रेणियों में कौन कौन सा है? एक कैबिनेट मंत्री होता है जो सबसे पावरफुल होता है, एक राज्य मंत्री होता है, और एक वो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार का होता है, और एक राज्य मंत्री होता है। यही तीनों होते हैं। अब देखिए, मेन कौन सा होता है? तो मेन मॉनिटर जो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। वहां पर ऑप्शन में रहेगा नियुक्त, तो आपको नियुक्त लिखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है। तो याद रखिएगा, वहां पर ऑप्शन क्या क्या हो रह सकता है? निर्वाचित होता है। नहीं, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है या मनोनीत नहीं होता है।
न चयनित होता है। 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक दिया रहेगा ऑप्शन निर्वाचित, वो भी गलत काट देना है। एक लिखा रहेगा मनोनीत, वो भी गलत काट देना है। एक चयनित दिया रहेगा, वो भी गलत काट देना है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्त होती है। छत्तीसगढ़ 2013 में क्वेश्चन आया है। छत्तीसगढ़ 2013 में क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ये याद है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसकी होती है? जो भारत का वास्तविक शासक कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक होता है। और कार्यपालिका की पूरी शक्ति किसमें होती है? वास्तविक, ये प्रधानमंत्री में ही होती है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना आपको याद हुआ? अब देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि कहा था भारत के संविधान के आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे देश का कानूनी नाम क्या है? जैसे हम सब ऑफिशियल नाम एक कहते हैं ना, कि हमारे देश का एक लॉ के अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम क्या है, तो उसका हमारे देश का क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ नाम है। क्या? द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। ये आरओ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ पे आया था? आरओ 2021 में क्वेश्चन आया था। आपको यही लगाना था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम अगर देखते हैं, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके साथ होता है? जैसे आप क्या होते हैं, आपका भी एक उत्तरदायित्व होता होगा किसके प्रति? अपने माता पिता के प्रति आपका उत्तरदायित्व होगा कि हमको एक जॉब लेना है, हमको आगे चल के एक अधिकारी की पोस्ट को लेना है, एक अच्छे पोस्ट को लेना। तो क्या होगा? उसमें आपका उत्तरदायित्व होता होगा। तो क्या होगा? ये देखिए, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। ये क्वेश्चन कहाँ पर 2 बार पूछा गया है? आरओ 2016 में पूछा गया। मैं कह रहा हूं, यहां से आरओ के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमेशा वहां पे लिखा रहेगा कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 लोग आते हैं। कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आते हैं। तो वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा। वहां अगर राज्यसभा के दिया रहे कि ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, नहीं, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये बीपीएससी 1996 में आया था, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये तो उत्तरदायी वाला हो गया ना। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। अब देखिए, यहाँ पर नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा नियुक्त है? मंत्री, जितने भी मंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं कि ये मतलब बट अपने कैबिनेट में जिनको जिनको रखना होगा रख लेते हैं। इसके बाद इस कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति जी। वहां देखते नहीं, अभी जो शपथ हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शपथ दिलवा रही थी सबको। तो कौन शपथ दिलवाता, मतलब नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रमुख बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मोदी जी। मतलब अभी के टाइम अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मोदी जी। मतलब प्रधानमंत्री ही बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो याद रखेंगे, कौन? प्रधानमंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। ये सब आप जानते ही होंगे। अब देखिए, इनका कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देना। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना, इनका काम होता है। ये भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ये मंत्री राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देना। अच्छा, कैबिनेट का अर्थ क्या होता है? एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उत्तराखंड मेंस में क्वेश्चन आया था पीसीएस में। कैबिनेट का अर्थ होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। यही सिर्फ लिखना ही था वहां पे, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब देखिए, आकार क्या होता है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अनधिक। 91 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये किया गया था कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, उसका क्या हो सकता है?
91 वो 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये नहीं कि जितने भी अब कितने सदस्य हैं, बहुत से सदस्य हैं मंत्री, मतलब अगर 240 सीट बीजेपी ने जीती है तो सभी लोग कहेंगे, क्योंकि सभी इक्वल इक्वल हैं, क्योंकि सभी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सभी सांसद बन रहे हैं ना, तो सब कहेंगे हमको भी मंत्री बनाया जाए, हमको भी मंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 15% ही लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। किसमें कहा गया? 2003 के तहत संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 91। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन से संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन द्वारा 15% से अधिक नहीं, आईएएस 2022 में यही क्वेश्चन आया था, कितना? ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा के कुल सदस्यों का। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहां पर देखते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है आर्टिकल 52। तो ये आर्टिकल 352 में उसी समय ये मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग हुआ है, और संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं प्रयोग हुआ है। ये भी कहाँ कहाँ? इमरजेंसी से रिलेटेड जो वहां पर आर्टिकल है 352, उसी में हस्ताक्षर और चार्टर से लेकर कहा कही गई बातों में कि मंत्रिमंडल का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वहीं पे कहा गया है मंत्रिमंडल शब्द का, और कहीं भी नहीं कहा गया है। तो आर्टिकल 352 में ये कहा गया है मंत्रिमंडल एक ही बार प्रयोग किया गया है। अब देखिए, केंद्र में मंत्रालयों की संख्या, अगर हम 15 अगस्त 1947 जब हमारा जन्म हुआ था, हमारा तो जन्म बहुत पहले ही हुआ था, मतलब कई हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, लेकिन जब हमारे स्वतंत्र भारत का जो गुलाम के बाद ही जब जन्म हुआ, तो उसमें हमारा मंत्रिपरिषद जो मंत्रालयों की संख्या थी वो 18 थी। कितना मंत्रालय था? हमारे पास 18 मंत्रालय थे, लेकिन अगर वर्तमान समय में हमारे पास कितना है? 52 मंत्रालय। ये आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में कितने मंत्रालय थे, अब कितने मंत्रालय? तो कितना हो गया? 52 मंत्रालय हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना मंत्रालय है? 52 मंत्रालय है, मतलब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाता है। किसको? प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता, अभी हम बताए हैं। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है 6 माह तक। अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री संसद का वो मतलब मंत्री बनना चाहता है, तो वो किसी मतलब ना राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का सदस्य है, तो वो 6 महीने के लिए आप बन जाइए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको कहीं, चाहे राज्यसभा में आपको इलेक्ट कर दिया है या निर्वाचित कर, या लोकसभा में कहीं से आप निर्वाचन होके आइए, नहीं ठीक है, नहीं तो आपको क्या होगा? वो हटा दिया जाएगा। तो ये 6 महीने तक तो ये रह ही सकते हैं, इसके बाद 6 महीने के बाद इनको हटा दिया जाएगा, अगर नहीं किसी भी हाउस के बनते हैं तो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। भारत का सबसे आधिकारिक दस्तावेज कौन है? श्वेत पत्र। भारत का सबसे संबंधित आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है? श्वेत पत्र। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ पर? केवल लोकसभा, ये नहीं कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो लोक प्रस्ताव पेश किया जाता है, वो कहाँ पेश किया जाता है? सिर्फ लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाता है वहां पे, दोनों दे देगा कि चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, नहीं, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जहां पर अभी कहाँ मोदी जी बैठता है। ऐसे याद कर लीजिए, जहां पर मोदी जी बैठते हैं वहीं उनको अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और कहीं नहीं, याद रखेंगे। लाने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। 50 तो लोकसभा सदस्य होने ही चाहिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो। ये यूपीपी से 2009 का क्वेश्चन है कि कितने सदस्य। अब देखिए, विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मंत्रिपरिषद द्वारा। देखिए, आप विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास पेश किया जाता है? वो विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? वो विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन जो विश्वास प्रस्ताव है वो इसमें हट गया, जिसमें विश्वासी, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ये विपक्ष नहीं, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा, मतलब कह सकते हैं सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा पेश किया जाता है ये। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद क्या पेश करता है? विश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करता है।
अब यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ लिख दिए हैं। वित्त मंत्री आर के सड़मुखी, सड़मुखम चट्टी ये थे। अब देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ये याद रखिएगा। ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। अभी तो भारत के किस सदन के सदस्य हैं मोदी जी? ये निम्न सदन के, निम्न सदन मतलब आपका लोकसभा बोला जाता है। निम्न सदन के सदस्य हैं, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो उच्च सदन के, जैसे हम प्रधानमंत्री के मोदी जी के पहले देखते हैं, मनमोहन जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, जो वो कहाँ कांग्रेस के थे, वो कहाँ के सदस्य थे? उच्च सदन के सदस्य थे। याद रखेंगे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो असम से चुने जाते थे राज्यसभा सदस्य। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आए, अगर एक ही वोट बचा है डालने के लिए, कि वोट अगर एक एक वोट और पड़ जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते। कौन वोट नहीं डाल सकता है? प्रधानमंत्री, मतलब मनमोहन सिंह जी अपने पक्ष में उस समय वोट नहीं डाल सकते थे जब अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव आया था। क्यों नहीं डाल सकते थे? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे, और जो अभी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कहाँ के सदस्य हैं? ये लोकसभा के सदस्य, तो ये डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होगा, वो अपने पक्ष में वोट नहीं, क्योंकि जब ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें वोट पड़ता है। अगर वोट ज्यादा पड़ गया विपक्ष की तरफ से तो सरकार गिर जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री तो अपने ही पक्ष में तो वोट डालेगा, क्योंकि वो तो जान रहा है अगर हम अपने पक्ष में नहीं वोट डालेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो याद रखिएगा, जो उच्च सदन के सदस्य अगर होंगे प्रधानमंत्री जी, तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते। वो सिर्फ निम्न सदन के सदस्य ही होने चाहिए। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 एक का में कहा गया, जोड़ा गया 1991 अधिनियम 2003 के द्वारा यही जोड़ा गया है कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मंत्री, नहीं तो सभी मंत्री बन जाएंगे। कौन खर्चा उठाएगा इतना? राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना। देखिए, राष्ट्रपति को पहले जो होता था, पहले कैबिनेट की जो कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे नितिन गडकरी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, इन सब की जो सलाह है अब द्रौपदी मुर्मू जी मानेंगी। पहले नहीं ऐसा होता था, पहले राष्ट्रपति माने या ना माने, लेकिन अब कैबिनेट सलाह देगा कि आप ऐसे 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 करिए, तो वो क्या करेंगे, उनको मानना पड़ेगा। तो ये किस, तो 42वें संविधान 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये कहा गया था। अब देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन से आर्टिकल किस रूप में यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये अभी हम बताए हैं, ये 74 एक में कहा गया है। तो क्या कर, ऐसे इसको कैसे याद करेंगे, चार लोग मिलके एक लोग को सलाह देंगे, ऐसे याद कर लीजिए। चार लोग पीछे है 74 में, चार पीछे है, तो चार लोग मिलके एक लोग को सलाह देंगे। किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ऐसे याद कर लीजिए, पहला वाला तो याद हो गया। अब देखिए 74 दो क्या कर रहा है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि 74 एक में जब सलाह दे रहे हैं तो यहाँ दो नहीं लिख सकते, जब दो आ रहा है तो इसमें क्या है, कोई न्यायालय नहीं आ सकता, न्यायालय द्वारा जांच नहीं, मतलब कुछ भी अगर कहिए, क्योंकि वो जो चीजें मंत्रिपरिषद देता है, मान लीजिए राजनाथ सिंह, किसी मंत्री राजनाथ सिंह क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति जी को, तो वो सलाह दे रहे हैं, वो हो सकता है हमारे भारत के सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी बॉर्डर से रिलेटेड, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, किसी बॉर्डर के डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, वो चीज़ लीक ना हो पाए। अगर न्यायालय में चला जाएगा तो हो सकता है लीक होने का डर हो जाए, तो इसीलिए उसकी न जांच की जा सकती है न कुछ, तो न्यायालय में नहीं, याद रखिए किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, मतलब उसको किसी न्यायालय में जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा। तो 74 दो का है। अब देखिए 75 एक क्या कहलाता, 74 हो गया, अब 75 एक देख लीजिए। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था,
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। नियुक्त कौन होता है? मंत्रिपरिषद व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो ये भी नियुक्त होते हैं, ये भी नियुक्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त होते हैं। ये नहीं राष्ट्रपति का मन करे कि हम इनको मंत्री बना दें, तो ऐसा नहीं है। हमेशा प्रधानमंत्री की, जो मोदी जी चाहेंगे उन्हीं मंत्रियों की नियुक्त करेंगे। तो ये किसमें दिया गया? 75(1) में दिया गया है। तो याद रखेंगे 75 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो मंत्रिपरिषद की नियुक्त करेंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त करेंगे। अब देखिए 75(1) क्लॉज का में देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या कहा है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों कुल कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये अभी यहाँ ऊपर ही पढ़े थे हम। देखिए यहाँ पर 75(1) का या ए पढ़िए, ठीक है, कुछ भी पढ़िए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 75(1) ए या का में क्या कह रहा है? 15% से अधिक। तो ये 2003 में आया था। 91 में संविधान संशोधन, कितनी बार बताया हूँ, अब याद हो जाना चाहिए, 91 संविधान संशोधन से। अब देखिए 75(2) में क्या कहता है? मंत्री पद पर बने रहने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दे नहीं सकता, ये दिया गया है। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम कहें कि जो मंत्री बनते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि वो तो प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो हटा देंगे। हाँ, वो तो पता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो वो मंत्री को हटा देंगे, लेकिन जो हमारे संविधान की लैंग्वेज कहती है वो क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। वहां पर क्या दिया था ऑप्शन जानते हैं? प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, याद रखेंगे। जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नहीं तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है मोदी जी सर्वे सर्वा है, वो भी जिसको कहेंगे उसको हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद। हाँ, प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से तो हटा ही देंगे, ठीक है। तो जो मंत्री होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहे हैं, अटॉर्नी जनरल है, कहे नहीं थे उसमें कि वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? वो आपके राष्ट्रपति के। वैसे यहाँ भी मंत्री भी प्रसाद पर्यंत होते हैं, किसके? राष्ट्रपति के। 75(3) क्या कहता है? ये 75(2) था, और 3 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। हमेशा लोकसभा दिया रहता है, राज्यसभा मत पढ़िएगा। 75(3), 75(3) क्या का? 75 और 3, तो 75(3) किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति। अब देखिए 75(4) क्या कहता है? 4 में क्या कहता है? मंत्रियों के पद की गोपनीयता की शपथ कौन राष्ट्रपति दिलवाएंगे? तो 4 में गोपनीयता, तो याद रखिएगा गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाएंगे? ये 75(4) में राष्ट्रपति दिलवाएंगे। तो इसका आर्टिकल याद रखिएगा, 75(4) में राष्ट्रपति क्या दिलवाएंगे? गोपनीयता की शपथ। 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। याद रखेंगे 78 में क्या करता है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो क्या करें? समय समय पर राष्ट्रपति को ये जानकारी देते रहें कि क्या क्या देश में हो रहा है। अब दे या ना दे, लेकिन यहाँ लिखा गया है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन और प्रशासनिक प्रमुख है। ये सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? वो कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव एक ऐसा पद होता है जो एक छोटा सा इंसान, जो आप कभी राजनीति में गए ही ना हो, तो आपका कोई वजूद ना हो राजनीति से, तब भी आप बन सकते हैं। तो आप भी, हो सकता है कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है इस पद पर पहुंचे कैबिनेट सचिव के, तो आप भी बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट तीर नहीं, रॉकेट तीर तो है ही अपने आप में, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर आप भी बन सकते हैं कैबिनेट सचिव। पूरे भारत का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव। ये बीपीएससी में 2017 में आया हुआ है। भारत का सबसे अधिकारी वाला जो पोस्ट होता है, ठीक है, तो वो कैबिनेट सचिव का। पदेन अध्यक्ष को होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, ये पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। प्रधान देखिए बहुत चीजें, हर एक चीजें लिख दी जाती है, चाहे घटना चक्र हो या और कहीं से अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसकी पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं? इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री के अंतर्गत, ये देखो 75, ये अब यहाँ कह रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, कोई भी मंत्री हो, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का। अगर नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। आईएएस 2012 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। कितने दिन के भीतर? देखिए, आईएएस में जो क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं और या पीसीएस में जो पॉलिटी के होते हैं वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होते हैं अन्य सब्जेक्ट के, अगर कंपेयर हम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये इजी टास्क हो जाता है कि थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाता है अगर पॉलिटी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही अच्छा तरह ध्यान से पढ़ लेंगे तो। इसके अंतर्गत 75(5) के अंदर पद है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखेंगे 25 वर्ष न्यूनतम आयु होता है। 75(5) क्या कहता है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं या प्रधानमंत्री हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं उनका 35 वर्ष, मतलब 10 आगे एक बढ़ जाता है। तो मंत्रिपरिषद का कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। याद रखेंगे 35 वर्ष होना चाहिए। वो 35 वर्ष राष्ट्रपति का होना चाहिए। प्रधानमंत्री की आयु कितनी? 25 वर्ष होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। राष्ट्रपति का अगर पूछे तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का याद रखेंगे तो 25 वर्ष होना चाहिए। और 35 और 25 के बीच में एक 30 क्या कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? राज्यसभा में, जो रेड कारपेट वाला होता है, वो जहाँ पर रेड कारपेट बिछा रहता है वहां पे क्या होता है? वो वहां पर 30 वर्ष होता है। तो 30 वर्ष कहाँ होता है? राज्यसभा में, अपर हाउस में, लोकसभा में 25 वर्ष, और अगर आपका राष्ट्रपति पूछे तो 35 वर्ष। तीनों की एज याद रखिएगा, तीनों की एज बहुत जरूरी है, तीनों की एज पूछता है। अब सॉरी, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के परिषद को कहते हैं कैबिनेट अथवा या मंत्रिमंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं, अभी हमने बताया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही मानी जाती है राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत, आर्टिकल 77 के अंतर्गत यही माना जाता है जो कितनी भी कार्यपालिका की कार्य किए जाते हैं उस किसके नाम पर किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और वो लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्ति मिली है मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए। एक बार भेज सकता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो याद रखिएगा जो 42वां संविधान, देखिए 42वां संविधान संशोधन क्या था, यहाँ पर मैं आपको बता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। लेकिन कुछ ज्ञान आया होगा, कब? 44 में ज्ञान आया होगा। 78 में, 42, 76 में तो ज्ञान नहीं आया था यहाँ पर, लेकिन 78 में थोड़ा सा ज्ञान आ गया मंत्रियों को कि एक बार राष्ट्रपति की भी कुछ अहमियत होती है ना, तो एक बार आप भेज सकते हैं पुनर्विचार की कि एक बार और देख लीजिए इसको, इस फाइल को एक बार और चेक कर लीजिए। तो राष्ट्रपति इतना कर सकते हैं, नहीं तो पहले 42वें संविधान द्वारा पूरी तरह से हटा ही दिया गया था। अब देखिए वरीयता क्रम कौन सा हो, मतलब कौन, मान लीजिए यहाँ कोई चेयर है मेन और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पर वरीयता क्रम दिया रहेगा कि यहाँ पर पहले एकदम आगे कौन बैठेगा, फिर इधर कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा। तो ये भी एक होता है ना। देखिए हर गणतंत्र दिवस में यही एकदम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में यही एक टास्क होता है कि किसी को पीछे बैठा दिया गया, किसी को आगे बैठा दिया गया। तो कैसे कभी कभी तो इसमें एक इशू भी क्रिएट हो जाता है, मीडिया में आ जाता है कि किसको पीछे बैठा दिया गया। तो वो उसी सबको देखने के लिए, ताकि कोई आपका इशू ना क्रिएट हो या कोई मतलब भारत के संविधान के प्रति किसी का वैसा ना हो कि इनको पीछे इनको आगे, तो इसलिए एक क्रम बना दिया गया है। आप वो भी उसमें लिख दिया गया है कि आप ये इतना आगे इतना बैठेंगे, इसके पीछे आप बैठेंगे, इनके पीछे आप बैठेंगे। ये देखिए सबसे आगे कौन है? राष्ट्रपति बैठेंगे, जो सबको पता है राष्ट्रपति। इसके बाद कौन बैठेंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री बैठेंगे, याद रखेंगे तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल। अब ये कैसे कहाँ आएगा?
जैसे किसी स्टेट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई मीटिंग हो रही है, तो वहां सबसे आगे राष्ट्रपति बैठेंगे और उपराष्ट्रपति भी आए हैं तो उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, फिर उसी राज्य के राज्यपाल जो होंगे आनंदीबेन पटेल वो बैठेंगी किस नंबर पे, ये चौथे नंबर पे बैठेंगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ज्यादा मत याद करिए, 5-6 याद कर लीजिए बस, यहीं से पूछता है। इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बैठेंगे यहाँ पर। इसके बाद उप प्रधानमंत्री का पोस्ट आ गया था बीच में, अगर वो हैं तो वो बैठेंगे उप प्रधानमंत्री। फिर छठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे, फिर लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, फिर मुख्य न्यायाधीश लोकसभा। इतना ही अगर याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए 7वें नंबर पे, देखिए केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमेशा याद रखेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं, छठे नंबर पे जो चेयर होती है, क्योंकि ये छठे नंबर की चेयर होगी। ये ऐसा नहीं कि अब देखिए मुख्य न्यायाधीश, ऐसा थोड़ी होगा कि मुख्य न्यायाधीश को यहाँ बैठा दिया गया, इनके पीछे लोकसभा के अध्यक्ष को, नहीं, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, इनके बगल में लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे बैठेंगे। तो इसी रो में बैठेंगे कौन? मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखेंगे। आपको कौन सा होगा यहाँ पर? देखिए अब इसी, अब केंद्र के सरकार के कैबिनेट मंत्री 7वें रो में बैठेंगे। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे। याद रखेंगे केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता उसी में आ जाएंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आ जाएंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तो ये 7वें पे आ जाएंगे। 7वें का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होंगे वो 7वें पे बैठेंगे। 8वें पे भारत स्थित विदेशों में असाधारण पूर्व अधिकारी, राजदूत, राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त होंगे। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के राज्य मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, ये होंगे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा 9वें नंबर पर। अभी यहाँ पर कौन था? मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई यहाँ पे, लेकिन 9वें नंबर पे, 6 से 9वें नंबर पे आ जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब देखिए कौन? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष होंगे और नियंत्रक और कैग होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे 9वें नंबर पे। 10वें नंबर में आ जाएंगे राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, राज्य के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, ये 10वें नंबर पे आ जाएंगे। इतना मत याद करिएगा, सिर्फ इतना आगे वाला जरूर याद कर लीजिएगा, बस यहीं से ज्यादा पूछेगा, तो कम पूछा जाता है यहाँ से। भारत के महान्यायवादी होंगे, फिर कैबिनेट सचिव होंगे। इसके बाद उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में जनरल अथवा उसके समान रैंक के सेना अध्यक्ष होंगे 12वें नंबर पे। ठीक है, तो सब मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहीं आगे से 2 3 4 5 तक 6 तक पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आईएएस 2021 में क्वेश्चन आया था, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के संतुत्व के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया, इसे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया। कार्मिक विभाग किसके अधीन होता है? तो कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ये याद रखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रखे कार्य करती है? विधायिका के अधीन रखे कार्य करती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। कार्यपालिका हमेशा विधायिका में सब आ जाते हैं, चाहे जो मंत्री होता है या मंत्री नहीं होता है, ठीक है, तो वो सब आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ड में पूछता हूं कि सरकारी सदस्य क्या होता है? सरकारी सदस्य, ठीक है, सदस्य। गैर सरकारी सदस्य, ये क्या होता है? गैर सरकारी सदस्य, इसी में से रिलेटेड सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। तो ये बताइए, देखिए मैं बताता हूं। अगर सरकारी सदस्य की बात करें तो सरकारी सदस्य जानते हैं, आप जहां पे रहते होंगे आपके एरिया का कोई सांसद होगा, आपके एरिया का कोई सांसद होगा। मान लीजिए आप बनारस से हैं, तो आपके एरिया के सांसद कौन है? मोदी जी हैं। और जैसे मैं बिलोंग करता हूं अंबेडकर नगर से, अंबेडकर नगर में कौन है? वहां पर, वहां भी एक सांसद होंगे। तो बनारस में जो सदस्य होंगे, मोदी जी क्या है? वो मंत्री, मतलब एक प्रधानमंत्री है ना, तो उनके पास तो सभी मंत्रालय भी उनके पास कई है। तो याद रखेंगे जो मंत्री होता है वो सरकारी सदस्य होता है, और जो मंत्री नहीं होता है वो क्या होता है? वो गैर सरकारी सदस्य होता है। याद रखेंगे, यही याद रखेंगे, चाहे वो मतलब वो विपक्ष का नहीं कर रहा हूँ, अगर वो है उसे बीजेपी का ही है लेकिन वो मंत्री नहीं है,
तो वो क्या होगा, गैर सरकारी सदस्य होगा। और जो सांसद मंत्री है वो क्या होगा, सरकारी सदस्य होगा। तो यही याद रखेंगे, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। तो कौन होंगे, सरकारी सदस्य में आएंगे, कौन आएंगे, सरकारी सदस्य में आएंगे जो मंत्री होते हैं, जो सांसद बनते, मतलब जो सांसद होते हैं वो मंत्री बन जाते हैं तो वो सरकारी सदस्य होते हैं। और जो सांसद होते हैं मंत्री नहीं बनते हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। आप देखिए, एक से अधिक बार नियुक्त हुए हैं तो कौन नियुक्त, मतलब इतने प्रधानमंत्री जो एक से अधिक बार, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, गुलजारी लाल नड्डा कार्यवाह के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो ये है एक से अधिक बार नियुक्त हुए थे। तो ये याद रखिएगा, एक से अधिक बार। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है, देख लीजिएगा कोई और नियुक्त होगा एक से अधिक बार, हमको तो इतने ही लगा है। स्प्लिट सिस्टम, विभाजन प्रणाली नीति क्रियान्वयन से संबंधित होता है। तो बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है, ये जो विभाजन प्रणाली है किसके, नीति क्रियान्वयन से संबंधित होता है। तो नीति का जो क्रियान्वयन होता है, नीति को एक्ट किया जाता है, लागू किया जाता है, वो विभाजन स्प्लिट सिस्टम से संबंधित होता है। किससे, 2022 में क्वेश्चन यही आया था, स्प्लिट सिस्टम से कौन संबंधित होता है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। कहां पर, ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में हुई थी इनकी मृत्यु। देखिए, ताशकंद एक फाइल नाम से मूवी भी आई है। पीवी नरसिम्हा राव, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से। एलपीजी रिफॉर्म इन्हीं के समय पे आया, नरसिम्हा राव जी के, पीवी नरसिम्हा राव जी के। ये भी पूछा गया है, नरसिम्हा राव के जी के समय में कौन सा रिफॉर्म आया, एलपीजी रिफॉर्म। मोरारजी देसाई बंबई से बिलोंग करते हैं। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से। चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह जो विभाजित नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश उस समय के, मतलब उत्तर प्रदेश से ही थे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र मोदी गुजरात से, याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी गुजरात से है। तो ये तो पता ही होगा आपको, नरेंद्र मोदी गुजरात से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से प्रधानमंत्री, मैं मतलब ये तो पता ही होगा, मैं लिख दिया कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन को, जैसे मोरारजी देसाई हो सकता है ना पता हो कि बंबई से थे ये, या नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश से थे, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से। ठीक है, तो हो सकता है अगर जो साउथ के हों उसके उनके बारे में थोड़ा सा कम पता हो, इसलिए मैं लिख दिया। बस इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा मतलब अगर इतना ही आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका काम हो जाएगा, जितना हमने आज बताया। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, जितना भी बताया लगभग आपका घटना चक्र कवर ही हो गया होगा। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। अब देखते हैं, आप लोग हमेशा कहते हैं आप सर जल्दी लाइए जल्दी लाइए। देखिए, मेरी भी मजबूरी रहती है, क्योंकि लिखना ऐसा नहीं होता कि कहीं लिखा गया, हमेशा एक अपडेटेड नोट्स बनाता हूँ मैं। ये नहीं कि कहीं लिखा गया है फिर उसको लाके दे दो, हमेशा अपडेटेड नोट रहता है, इसीलिए लिख के फिर लाना। इसलिए आपको करंट भी पढ़ाता हूँ, उसमें भी आपको पीपीटी बनाना रहता है, हर चीज़ थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए नहीं आ पाता है। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए। पॉलिटी ही ख़त्म करना है 100 नोट्स में, इसको सोच रहा हूँ ख़त्म ही कर दूँ, ठीक है, आपके पेपर तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।